इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में अकोमोडेशन किस चीज का। अब देखिए कहानी आपको पता है, आपने एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम भी समझा है कि फ्लेमिश रीजन है, वैलोनिया रीजन है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजोरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन माइनॉरिटी में। यह कंट्री का केस था। अगर कैपिटल सिटी की बात करें ब्रसेल्स की, तो कहानी उल्टी कर दो। कैसे कि हाँ, जो कंट्री में माइनॉरिटी में है फ्रेंच, वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन क्या है, कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में और डच माइनॉरिटी में है। तो ये रंग बिरंगा सा जो कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का, तो क्या क्या समझ में आया कि बेल्जियम में भी डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, लेकिन क्या ये डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, ठीक है, तो यहां लगा दिया। तो क्या ये डिफरेंसेस और जो डाइवर्सिटी है वो कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। तो स्पॉइलर देता हूं कि बेल्जियम में डिफरेंसेस कन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए, जैसा कि आप कहां देख के आए हो, श्रीलंका के केस में देख कर आए हो। तो सवाल यह आता है अब कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, बेल्जियम में जो डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थे, उससे कन्फ्लिक्ट्स क्यों डेवलप नहीं हुए। ठीक है, उससे कन्फ्लिक्ट्स क्यों डेवलप नहीं हुए। तो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। द सिंपल रीजन इज द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन। मैंने क्या बताया कि डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके लीडर्स कितने पीसफुल तरीके से उन डिफरेंसेस को सेटल डाउन करने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था, मेजोरिटेरियनिज्म वाला सुपड़ा घुमाया किसने, सिन्हाला लीडर्स ने। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं होता है। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। वो क्या रास्ता अपनाया, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अगर डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी को ड्यू रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए, ना कि मेजोरिटेरियनिज्म बिलीफ के चलते सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करे, ये सोचा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूं मैं, क्या है कि आप कंपेयर कंट्रास्ट करते चलना। आपने पिछले वीडियो में श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, जो पावर शेयर नहीं किया था, वो चीज पढ़ के आए हो ना। तो अब कंपेयर और कंट्रास्ट करते चलना बेल्जियम के साथ में कि बेल्जियम में ऐसा क्या अलग था। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन करवाऊंगा खुद से ही। ठीक है, तो अब कंपेयर और कंट्रास्ट करते चलना चाहिए कि मेरे जवाब देने से पहले आपके मन में जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अब आपको ये समझना है कि बेल्जियम में भी डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी थी, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि वहां के लीडर्स ने अप्रोच अलग रखी। अप्रोच का ही तो खेल होता है पूरा। ठीक है, तो वहां के लीडर्स ने अप्रोच अलग रखी। ऐसी क्या अलग अप्रोच रखी। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे बेल्जियम में ना लोग खुश हैं, मतलब लोग खुश हैं, वहां पे अलग अलग फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रह रही है, साथ में मिलके खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, वहां पे लोग खुश है, कारण कि वहां पे जो स्टेप्स अडॉप्ट की गई हैं। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन आर। बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन समझो कि बेल्जियम में किस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। अब सुनो मेरी बात, मतलब बोलोगे सर बात ही सुनाते रहते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी पार्ट पे यहां से ये भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि जैसे हमने देखा कि हाउ मेजोरिटेरियनिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका, एक्सप्लेन तो बताना होगा सबकी। 1956 में एक्ट पास कर दिया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया, रिजर्वेशन दे दिया सिन्हालास को। ठीक है, तो वैसे ही आ सकता है कि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि वहां की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाए। व्हाट वर द अकोमोडेटिव स्टेप्स टेकन इन दी बेल्जियम। देखो शब्द बदल जाएंगे, एसेंस वही रहेगा क्वेश्चन का, बिलीव मी एसेंस वही रहेगा। और ये जो एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हो ना, 5 टॉपिक, इन 5 टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस चैप्टर से। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको थ्योरी ध्यान में रखना है अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो। ठीक है, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन आर, क्या है वो बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन के, कि 1970 से 1993, ठीक है, इन सालों में क्या होता है, दे हैव अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, दे हैव अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार अमेंडमेंट किए। और अमेंडमेंट ये बार बार संशोधन क्यों किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाए। अच्छा क्या डिमांड है तुम्हारी, ये चलो, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरह से स्ट्रक्चर किया कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सके। तो बिटवीन, और यही पॉइंट्स आपको लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से 5 नंबर पे क्या है, 5 पॉइंट्स जो आपको ये ध्यान रखना है। तो बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट that would enable everyone to live together within the same country। ठीक है, ताकि क्या है, सभी लोग सेम कंट्री के अंदर प्यार मोहब्बत से रह सकें। तो इसी के लिए क्या, सबको स्कोप दिया, सबके साथ पावर शेयर की, सबको जगह दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम ने। ठीक है, बेल्जियम ने फिर आगे अगर देखते हैं बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स
shall be equal in central government and you have to compare and contrast with the श्रीलंका। श्रीलंका में सिन्हालाज मेजोरिटी में थे तो उन्होंने क्या सोच लिया कि बस अब तो सिन्हाला लीडर्स, सिन्हाला के लीडर्स, सिन्हाला की सुप्रीमेसी, सिन्हाला की मेजोरिटी। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला कि कोई भी मेजोरिटी में हो, कोई भी माइनॉरिटी में हो, जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे वो बराबर बराबर कर दो। फॉर एग्जाम्पल 100 मिनिस्टर होंगे तो 50-50 दोनों के रखेंगे भाई, ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, तो अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप नेचर देखोगे तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेचर ऐसा है कि पावर दोनों ही के बीच में शेयर कर दी है। पावर शेयरिंग का क्लियर कट एग्जांपल रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जो कि एब्सेंट था कहां, श्रीलंका के केस में। वहां उन्होंने बोल दिया जो मेजोरिटी उसके पास पावर रहे, मेजोरिटेरियनिज्म था वहां। ठीक है, तो दूसरा अगर आप जैसे देखेंगे, दूसरा जो मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो अकोमोडेटिव पॉइंट रहा बेल्जियम का, वो क्या रहा कि यहां डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल नंबर मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, और इसका एक फायदा भी था, पता है इसका फायदा क्या था कि जब दोनों ही कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स बराबर बराबर नंबर में है ना, तो इससे कोई भी एक कम्युनिटी के मिनिस्टर्स मेजोरिटी में नहीं होंगे तो कोई भी एक कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। मतलब लॉ पास करना है तो दोनों ही कम्युनिटी की बात मानना पड़ेगी ना। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, तो कोई भी एक कम्युनिटी अंधाधुन यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती है, दोनों ही कम्युनिटी की राजी मतलब कह सकते हैं सहमति जो है वो जरूरी रहेगी। ठीक है, यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिए जा सकते किसी भी एक कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने लग गए। अब देखो क्या है तीसरा पॉइंट जो है, तो मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहां पे भी पावर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, चश्मा थोड़ा साफ करके देखो तो एक तरह से और पावर शेयरिंग समझ में आएगी कि डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में पावर शेयर हुआ, बढ़िया है, ताली बजा दो। लेकिन उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो ब्रसेल्स में बैठी थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए थी तो उसके पास पावर थी। लेकिन फिर जो अलग अलग प्रोविंसेस थी ना, जैसे हमने फ्लेमिश रीजन देखा था, ठीक है, वेलोनिया वाला रीजन देखा था, उसके अंदर भी अलग अलग स्टेट्स थे। तो क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट को संभाल ले। ठीक है, तो पावर शेयर हो रहा कहां पे, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल के बीच में। फेडरलिज्म, ये आप कहां पढ़ोगे पता है, अभी इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में भी पढ़ोगे और अगला चैप्टर भी पढ़ोगे। फेडरलिज्म आपकी क्लास 10 सिविक्स की बुक का एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पावर शेयर कहां हो रही है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो मेनी ऑफ द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स of the two regions of the country, Flemish और वेलोनिया रीजन को। The state government are not subordinate to the central government। तो अब एक चीज समझना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, बराबर ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरी कंट्री की पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में उस कंट्री के स्पेसिफिक स्टेट की उतनी ही पावर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक मॉडल जो है पावर शेयरिंग का यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है आपको, जिससे अकोमोडेशन हो। ठीक है, जिससे अकोमोडेशन हो। और देखो क्या होता है फिर, अगर हम बात करें तो ब्रसेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ब्रसेल्स मतलब कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं। अब जैसे पूरी कंट्री की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली की भी तो अपनी एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, दिल्ली की भी जैसे आम आदमी पार्टी की एक गवर्नमेंट है, तो वैसे ही क्या है कि ब्रसेल्स जो है, तो ब्रसेल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसके अलावा ब्रसेल्स की भी तो, कैपिटल सिटी की भी तो अपनी एक गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां देखो, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बोल दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर बराबर रहेंगे, वैसे ही जो सिटी है ब्रसेल्स, जहां पे मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और थोड़ी बहुत मेजोरिटी भी नहीं, 80%। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि देखो सेंट्रल लेवल पे जब क्या हो रहा है, जब सेंट्रल लेवल पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर इन द मेजोरिटी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने एहसान करा है, हम भी करेंगे, एहसान तो चुकाएंगे ना। तो वैसे क्या है कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑल्सो एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स। ठीक है, तो ब्रसेल्स में भी क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। किसका, इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ब्रसेल्स का भी यहाँ पे क्लियर कट केस आपको समझ में आ रहा है कि पावर शेयर हो रही है अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक, अब आप ये देखोगे चौथा एक और जो पॉइंट है, मतलब पांचवा पॉइंट है, एक हो गया, दो हो गया, तीन इधर हो गए। अब जो पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की गवर्नमेंट, उन सबके बीच में तो पावर शेयर हो रही है। साथ ही साथ में क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर कर रही है।
और वो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, सुनो मेरी बात, एक बात बताता हूं मैं प्यारी सी, क्या कि इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, मुस्कुराओ जरा ईमानदारी से, इसमें कंफ्यूजन रहता है ना सर, कम्युनिटी गवर्नमेंट समझ नहीं आता है, अभी समझ में आएगा। देखो क्या है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यहां पे वन लैंग्वेज कम्युनिटी का मतलब क्या होता है पता है, कि जैसे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो अब डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो जरूरी नहीं है कि ऐसा मतलब लक्ष्मण रेखा खींच दी कि डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है तो फ्लेमिश रीजन से वेलोनिया वाले रीजन में जा ही नहीं सकते हैं। कुछ डच स्पीकर्स जो हैं, ठीक है, डच लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग होंगे वो कहाँ रह रहे होंगे, वो वेलोनिया वाले रीजन में भी रह रहे होंगे ना। तो कंट्री के अलग अलग पार्ट में, जैसे ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम में हमने ये देख लिया कि मेजोरिटी ऑफ द डच स्पीकर्स आर इन द नदर्न पार्ट, लेकिन कुछ डच स्पीकर्स इधर उधर क्या होंगे, फैले हुए भी तो होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट निकाल के लाए, कहां पे, बेल्जियम में, वो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट की कहानी क्या है कि यहां पे पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब जितने भी डच स्पीकर्स हैं वो सब मिलके एक गवर्नमेंट चूज करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेयर दे आर लिविंग, ठीक है, मतलब वो कहीं भी रह रहे हो देश में, लेकिन सारे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन एक गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे, और वो डच वो जो गवर्नमेंट रहेगी तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। वैसे ही फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, वो कहीं भी रह रहे हो, इधर रह रहे हो, उधर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, वो सब फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन अपनी जो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज करेंगे। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई जा रही है, तो जो भी सेंसिटिव इश्यूज होंगे, सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि अगर मान लो कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड कोई चेंज लाना है, तो ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी ना स्टेट गवर्नमेंट लाएगी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लाएगी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट लाएगी तो क्या सारे लोग मानेंगे उस बात को, बिल्कुल मानेंगे। क्यों, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट उसी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा चूज की गई है। आया समझ में, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। आया समझ में, छप गया, ठीक है। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, देखो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन आप सोच रहे होंगे सर बेचारे जर्मन भी तो है 1%, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, करेंगे, ठीक है। तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन सब अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो नो मैटर वेयर दे लिव, कंट्री में कहीं भी रह रहे हो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और ये जो गवर्नमेंट बनेगी, इस गवर्नमेंट के पास में पावर होगी किस चीज को लेकर, कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को लेकर, कि हाँ कल्चर से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो उस पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ना ले, कम्युनिटी गवर्नमेंट ले। क्यों, क्योंकि कम्युनिटी के लैंग्वेज से, कम्युनिटी के कल्चर से जुड़ा हुआ एक वो इशू है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट लाया, कहां पे ये जो अरेंजमेंट लाया गया था, बेल्जियम में, ठीक है, वो बहुत अकोमोडेटिव था। मतलब उसने क्या कर लिया, जितने भी डिफरेंसेस थे ना, सबको ऐसा क्या कर लिया, सबको अपने अंदर समा लिया डिफरेंसेस को, ठीक है, सारे डिफरेंसेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और पीसफुली सेटल डाउन करने की कोशिश करी इन डिफरेंसेस को। तो इसी कारण से वो डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट नहीं हुए, जो कि श्रीलंका नहीं कर पाया था। आया समझ में। और अब जैसे अगर आप देखोगे तो बेल्जियन मॉडल भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, आदमी वोट करते करते ही भूल जाएगा कि किसको वोट देने जाना था, ठीक है, मतलब कंफ्यूज हो सकता है इंसान। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड मॉडल को अडॉप्ट फिर भी किया गया, क्यों, क्योंकि दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, ठीक है। अभी तक ये अरेंजमेंट्स के चलते क्या है कि वो डिफरेंसेस से डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होने दिया उन डिफरेंसेस को, ठीक है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, ठीक है। तो दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। अब जब इस तरह का अरेंजमेंट लाए तो उससे क्या है, सिविलियंस लड़े भिड़े नहीं, प्यार मोहब्बत से बैठे रहे, ठीक है। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, सुनो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यूरोपियन यूनियन जो, इसके प्रयास तो 1950 से चल रहे थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन फॉर्मली बनता कहां है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की जाती है नीदरलैंड में, ठीक है, बेल्जियम के बाजू वाला देश नीदरलैंड में 1993 में। तो जब यूरोपियन यूनियन बनाने की बारी आई थी ना, तो उन्होंने बहुत सारे यूरोप की जब कंट्रीज यूरोपियन यूनियन बनाने आए तो उस समय पे उन्होंने ब्रसेल्स को अपना कैपिटल हेडक्वार्टर बनाने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने तय किया कि ब्रसेल्स में अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्रसेल्स ने कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया था ना, तो उससे इंस्पायर होते हुए उन्होंने बोल दिया नीदरलैंड में मीटिंग कर लेते, लेकिन कैपिटल कहां बनाएंगे, ब्रसेल्स में ही बनाएंगे, ठीक है। तो ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है, ब्रसेल्स में। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी उड़ता उड़ता आ जाएगा, आपको तैयार रहना होगा, ठीक है, आपको तैयार रहना होगा। फाइन, तो दिस वाज द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरह से अकोमोडेशन हुआ वो मैंने आपको बहुत ही सिंपल
तरीके से समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। ठीक है, अब जरा कंक्लूजन पे आओ, अब यहां काम की चीजें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना वो क्या है, देखो वो ये है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आपने देखा श्रीलंका का केस, आपने देखा बेल्जियम का केस, दोनों ही जगह क्या हो रहा है, दोनों ही जगह आप देखेंगे तो क्या है, दोनों ही जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम था। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में श्रीलंका में अलग रिजल्ट निकल के आए, बेल्जियम में अलग रिजल्ट निकल के आए। फैक्टर क्या है, फैक्टर था पावर शेयरिंग का। श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं करी, भुगतो। ठीक है, बेल्जियम ने पावर शेयर करी तो क्या हुआ, आपने देखा कि वहां पे शांति बनी हुई थी, बनी हुई है। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि पावर शेयरिंग की जो सिग्निफिकेंस है वो इन दोनों स्टोरी के माध्यम से समझाया गया। तो जो राम श्याम की कहानी से चालू किया था हमने, ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार समझ में आया ना कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, तो आपने बेल्जियम की स्थिति समझी पूरी तरह से, आपने श्रीलंका की स्थिति समझी पूरी तरह से। अब बेल्जियम को समझा, श्रीलंका को समझा, और दोनों को ही समझते समझते आपको एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि बेल्जियम में जो हुआ ठीक हुआ, श्रीलंका में जो हुआ वो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं की गई थी, बेल्जियम में पावर शेयर की गई थी। ठीक है, बेल्जियम में पावर शेयर किया गया तो उसके चलते क्या है, अकोमोडेशन हुआ। श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया, इसके चलते क्या होता है, सिविल वॉर सफर करना पड़ा, भुगतना पड़ा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बढ़िया चीज है, एकदम पावर शेयरिंग जरूरी है। एक आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर को शेयर करना क्या हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है। अब लेकिन समस्या कहां होती है पता है, कहां प्यारे बच्चे फंस जाते हैं। अब पूछ लिया कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अब आप कहानी लिखते बैठोगे, सर वो देखो ऐसा हुआ था ना श्रीलंका में, तो उस कारण से क्या है कि पावर शेयर करना चाहिए था, बेल्जियम में करिए। लेकिन ये मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, you are required to have a precise answer on this question why power sharing is desirable and how you are going to have that precise answer। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, मतलब there are two reasons why power sharing is desirable। ठीक है, one is moral and the another one is prudential। पलटी करवा दो इसको जरा। ठीक है, पलटी कैसे करवा दो, तो हम यहां लिखेंगे प्रूडेंशियल। ठीक है, तो एक प्रूडेंशियल रीजन होता है। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है समझते हो, प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब समझदारी। ठीक है, और मॉरल, यहां पे हम मॉरल की बात करेंगे। ठीक है, तो मॉरल मतलब क्या होता है, नैतिक होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि मोरालिटी होना चाहिए। मॉरल साइंस पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है, एक प्रूडेंशियल रीजन होता है, एक मॉरल रीजन होता है। एक एक से दोनों को समझते हैं, दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, एक बढ़िया सा आंसर लिख सकते हो आप। प्रूडेंशियल की अगर हम बात करें ना, तो देखो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो प्रूडेंशियल रीजन है, दूसरा मॉरल रीजन है। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, ग्लॉसरी को समझो। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी भरा हुआ, समझदारी भरा हुआ। ठीक है, एक प्रूडेंट डिसीजन, समझदारी भरा हुआ समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, उधर से क्या आ रहा है, एक मतलब कह लीजिए उधर से एक तरीके से क्या हो रहा है, एक बहुत कह सकते हैं पागल सा बैल आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, मतलब बहुत गुस्से में है, बुल फाइट करने के मूड में है पूरी तरह से। तो अब क्या होगा कि आप उसके सामने जाके खड़े हो जाओगे, क्या आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं होगा ना। वो प्रूडेंट डिसीजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऐसा है कि आप खुद बैल को, मतलब बैल आ रहा है, आपने बोल दिया हाँ आ बैल मुझे मार वाली, वो जो कहावत है ना, वो कहावत आपने सिद्ध कर दी है, तो वो एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो उसी सेंस में क्या है, एक प्रूडेंशियल रीजन क्या होगा कि हम पावर शेयर करेंगे ना, तो पावर शेयर करने से क्या होगा, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन ये है, समझदारी भरा हुआ डिसीजन ये है कि आप जब पावर को शेयर कर दोगे तो उससे जो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट है वो कम हो जाएगी। श्रीलंका से जरा जोड़ के देखो, मतलब श्रीलंका वाले एग्जाम्पल से जोड़ के देखो। श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में हमने क्या समझा था कि वहां पे पावर सिन्हालाज ने अपने पास रख ली, इसी कारण से तमिल्स एलिनिएटेड फील करने लगे। ठीक है, तमिल्स एलिनिएटेड फील करने लगे, तमिल्स ने रिटेलिएट करा तो सिविल वॉर हुआ। ठीक, अगर समझदारी भरा वाला डिसीजन क्या होता है यहाँ पे कि सिन्हालाज अपने पास पूरी पावर ना रखते हो, पावर को छोड़ देते, तमिल्स को पावर दे देते, तो क्या लड़ाई होती, नहीं होती। तो समझदारी क्या होती है, समझदारी ये होती है कि आप पावर शेयर कर दो। तो इस सेंस में प्रूडेंशियल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट। डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस कंफ्लिक्ट में, डिवीजन में बदले नहीं है। ठीक है, लेकिन बदल सकते हैं, तो उन्हें बदलने से रोका भी जा सकता है। कैसे, कि आप कुछ समझदारी भरा वाला काम करो, जैसे बेल्जियम ने करा। बेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई कि उन्होंने पावर शेयर कर दी है। अब इसको बहुत ग्राउंडेड लेवल पर अगर समझे, एक परिवार में दो बच्चे हैं। ठीक है, बड़े भाई को क्या सारी फैसिलिटीज दे दी, सारी पावर्स दे दी, तो छोटा भाई एलिनेटेड फील करेगा कि नहीं, कितने छोटे हैं बताना, और कितने छोटे इस चीज से गुजर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार सब इसके लिए क्यों है, सारी पावर इसके लिए क्यों, सारे बेनिफिट्स इसके लिए क्यों। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है, कपड़े भी बड़े के छोटे होते हैं जब छोटे को मिलते हैं।
ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, छोटा भाई एलिनेटेड फील करता है, और वहीं पे क्या है कि बड़े और छोटे के बीच में इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए बराबर बराबर दोनों को पावर बांट दी जाए, तो फिर जो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट है वो होगी ही नहीं, है ना। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, प्रूडेंशियल रीजन, ये मिटाना नहीं था, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, तो अगर हम प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो प्रूडेंशियल रीजन ये होता है कि वो उससे आप जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिड्यूस कर लेते हो। इसे और अच्छे से समझेंगे अभी हम, ठीक है। और मॉरल रीजन में आपको हेडिंग क्या देना है, अनदर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इज मॉरल रीजन, ठीक है। व्हाट इज द मॉरल रीजन, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मॉरल रीजन, कि डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट ही क्या है, डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट ही ये है कि आप पावर शेयर करो। फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे कुछ क्या होता है ना, कुछ बेसिक्स होते हैं हर चीज के। बेसिक्स क्या होते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। आखिर अच्छे स्टूडेंट को तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में अच्छा है, ठीक है। तो हम एक अच्छे इंसान की बात करते, चलो ठीक है, एक अच्छे इंसान की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप जगह जगह पे क्या कर रहे हैं, सारी गलत ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। गलत ट्रेड्स को मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप पंचुअल नहीं है, ठीक है, आप चोरी कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप गलत ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो और बोल क्या रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि श्रीलंका चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के कि श्रीलंका इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आप पावर शेयर नहीं करोगे ना, तो आपकी डेमोक्रेसी खोखली है अंदर से। आया समझ में, तो मतलब वो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो होता है, पावर शेयरिंग इज दी वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की बात करोगे तो उस डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग तो होना चाहिए। इट इज द बेसिक एसेंस, इट इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी टू शेयर द पावर अमंग दी डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो पावर शेयर करना तो डेमोक्रेसी का क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी मतलब जैसे हमने देखा ना कि एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, तो डेमोक्रेसी का एक एट्रीब्यूट क्या है कि पावर शेयर किया जाए। तो उस सेंस में सिर्फ बोल देने से कि डेमोक्रेसी काम नहीं चलता है, आपको वो दिखाना भी पड़ेगा, वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो उस सेंस में व्हाट इज द मॉरल रीजन कि आप डेमोक्रेसी का टाइटल पहन के घूमोगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू रिफ्लेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आया समझ में। अब चलो जरा देख लेते हैं, तो आंसर लिखने को आएगा आपको क्वेश्चन, अगर कि ये मॉरल पोटेंशियल पलटा लेना। हाँ, तो अगर आप क्वेश्चन लिखने को आता है क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो मॉरल रीजन और पोटेंशियल रीजन है। मॉरल रीजन क्या है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट। पोटेंशियल रीजन क्या है, इट इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पोटेंशियल रीजन पे अगर आप एक बार फोकस करें तो देखो क्या होता है कि सोसाइटी में आप देखते हो सोशल कंफ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। सोशल कंफ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, समझना अच्छे से। अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल रीजन ये है कि उससे क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाती है। कैसे कि डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी के बीच में अगर क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो कंफ्लिक्ट होगा, लड़ाई दंगे होंगे, सिविल वॉर होगा, तो क्या होगा, वायलेंस, इनस्टेबिलिटी। अब वायलेंस होगा तो उससे क्या होगा, सरकारें जो है ना वो भी क्या है, स्टेबल नहीं रह पाएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी। तो अब ये सारी देखो क्या होता है कि जैसे आप मान लो आपको क्या छोटा सा घाव हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, वो घाव बड़ा हो गया, वो घाव बड़ा हो गया, आपकी उंगली काटना पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि गलती कहां से थी, वो जहां पे छोटा सा घाव था आपको वहीं ध्यान देना चाहिए था। तो उसी की तरह क्या है कि पावर शेयर कर दोगे, तो प्रूडेंशियल रीजन ये बता रहा है कि पावर शेयर कर दोगे तो सारी समस्या ही खत्म है। नहीं तो क्या होगा, वो डिफरेंसेस जो है सोशल कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट होंगे, सोशल कंफ्लिक्ट से क्या होगा, मतलब वायलेंस होगा, वायलेंस से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, तो हो सकता है डेमोक्रेसी को ही उछाल दिया जाए, ठीक है, डेमोक्रेसी का ही फुटबॉल बना दिया जाए। तो उसके चलते क्या है, सोशल कंफ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इतनी सारी समस्याएं हो, उन सारी समस्याओं से निजात पाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप क्या कर दो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पावर को ही शेयर कर दो, सीधी सी बात, ठीक है। इंपोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। दिस इज अनदर पॉइंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप पावर शेयर नहीं कर रहे हो और मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी का जो आइडिया है ना उसको इंपोज कर रहे हो। तो शॉर्ट रन में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ मार पीट के आपने समझा दिया, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है, बूंद बूंद से घट भरता है, और एक समय के बाद में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, माइनॉरिटी कम्युनिटी सहते सहते फिर क्या करती, रिटेलिएट करती, जैसे हमने तमिल्स के केस में देखा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन 1956 से चला आ रहा था, आखिरकार जाते जाते क्या है 80s 90s तक, ठीक है, 1980s 1990s तक वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये समस्या रहती। तो इंपोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में बढ़िया लगेगा, बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो कह सकते हैं अनदर ग्रुप है, ठीक है, जिसके ऊपर जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जिसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है मेजॉरिटी ओपिनियन को, वो क्या करता है, एलिनिएटेड फील करने लगता है, जैसा हमने श्रीलंका के केस में देखा था, ठीक है। टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स
ruins to the majority as well. अब this is the most important point, ठीक है. why power sharing is a prudential act, ठीक है. prudential act क्यों है? क्योंकि आप जब majority का will, majority का opinion impose करते हो ना, तो उसका एक सबसे बड़ा घाटा क्या होता है पता है? कि माइनॉरिटी तो सफर करती ही करती है, लेकिन माइनॉरिटी जब रिटेलिएट करेगी ना, मतलब आप क्या करोगे, आप किसी के ऊपर हमला करोगे तो वो भी तो आप 4 घुसे मारोगे, एक घुसा वो मारेगा, ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों को ही नुकसान होता है, ठीक है. वॉर नेवर ब्रिंग्स पीस, ठीक है. इट इज अ नोशन क्रिएटेड फॉर द पीस, की लड़ाई लड़के हम क्या शांति ले आएंगे, लेकिन लड़ाई लड़ने से आप शांति भंगी तो कर रहे हो एक तरह से. लड़ाई लड़के शांति कहां से पालोगे, आप कितनों का घर उजाड़ दोगे. तो उसी तरह से क्या है कि मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी कि टायरेनी जो होती है, टायरेनी मतलब क्या है कि उनका दबदबा, उनका कह सकते हैं एक तरह से अत्याचार जो होता है, वो मेजोरिटी का जो अत्याचार है वो सिर्फ माइनॉरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उससे मेजोरिटी कम्युनिटी को भी सफर करना पड़ता है. तो जैसे अब सिविल वॉर हुआ तो उसमें तमिल्स ने भी सफर किया और सिन्हालाज ने भी सफर किया. सीधा सा खेल क्या था कि आप पावर को शेयर कर देते, ठीक है. तो दीज आर दी प्रुडेंशियल रीजंस. अब देखो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, Why power sharing is desirable? Moral reason, prudential reason, आपने वो बता दिया, ठीक है. मतलब ये प्रुडेंशियल है, ये मॉरल है, ठीक है. प्रुडेंशियल रीजन, मॉरल रीजन बता दिया. आप प्रुडेंशियल रीजन को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने को कह दिया तो वो भी बता दिया हमने आपको, ठीक. तो अब क्या है, माथा देख के तिलक करना है, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको कंटेंट लिखना रहेगा, फाइन. और अब इसको एमसीक्यू टाइप में भी बनाया जा सकता है, प्रुडेंशियल रीजन कौन सा है कौन सा नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वो चीजें. अब मॉरल रीजंस की अगर हम बात करें, मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एज यू नो दिस, ठीक है. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. मैंने बताया था कि सिर्फ डेमोक्रेसी, नाम मात्र की डेमोक्रेसी रखने से कोई मतलब नहीं है. आपको उस अगर आप ऐसे है ना कि अगर आप क्या हो, अगर आप एक तरह से बोल रहे हो कि यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, देन यू शुड रिफ्लेक्ट दोज एट्रीब्यूट्स. तो वो रिफ्लेक्शन कब होगा, जब पावर शेयर होगी. तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live within its effect. अब क्या हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिक रूल क्या होता है पता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी टू दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल होती है, ठीक है. तो अब आप अगर यहां पे समझेंगे ना, तो डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होना चाहिए, जनता के पास होना चाहिए. तो जनता में सिर्फ मेजोरिटी या सिर्फ माइनॉरिटी नहीं आती है, सभी प्रकार की जनता जनार्दन आती है, तो सभी को पावर मिलना चाहिए, ठीक है. तो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, ठीक है. तो हर इंसान जो उस पावर की एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो उसको पावर मिलना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि पावर शेयर होना चाहिए. दिस इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. आ रहा है ना समझ में. तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर शेयरिंग तो क्या हो जाता है, एक बेसिक आइडिया हो जाता है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. अब आप जनता जो है जिसके ऊपर पावर शेयर करने वाले हो, तो ये उनका अधिकार है, उनसे पूछा जाए कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाए. यू शुड गिव देम द पावर, जैसे वोटिंग राइट हो गया, ठीक है. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द गवर्नमेंट, इन द सिस्टम. तो अब क्या होगा कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही वही होगी. अब जैसे मान लो सिन्हाला लीडर्स है, सिन्हाला लीडर्स को अगर मान लो कि सिर्फ सिन्हालाज ने ही वोट किया होता, तमिल्स ने एक भी वोट नहीं दिया होता, तो भी सिन्हाला लीडर्स पावर में आ जाते. और उसके बाद में क्या होता, सिन्हाला लीडर्स पावर में आने के बाद में अत्याचार करते तमिल्स के ऊपर, जिन्होंने किया भी, ठीक है. तो वो चीज क्या दर्शा रही है कि वो गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है. क्यों लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, दो इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन जिन लोगों ने चुना है उनके अलावा भी तो और भी लोग थे जिनके ऊपर आप क्या कर रहे हो, लॉज इंपोज कर रहे हो, तो उनकी बात भी तो मानो, ठीक है, उनको भी पावर तो दो. तो उस तरह से क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम. तो सभी को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, ठीक है, सभी को क्या मिले, एक तरह से कह सकते हैं कि सभी के पास ये पावर हो कि दे कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है. सो दीज आर दी मॉरल एंड प्रुडेंशियल रीजंस. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई कि मॉरल रीजंस क्या है, प्रुडेंशियल रीजंस क्या है. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में मॉरल और प्रुडेंशियल दोनों समझ में आया. तो वी कैन कंक्लूड विद दिस. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, तो prudential reason सिंपल सा है कि आप पावर शेयर कर दो, समझदारी भरा वाला काम है, तो उससे आउटकम बेटर ही आएंगे. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगा, ठीक है. चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट जो है उसको आप बहुत रिड्यूस कर दोगे, और मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही विन विन सिचुएशन में रहेगी, ठीक है. तो बेटर आउटकम प्रोड्यूस होंगे. प्रुडेंशियल रीजन ये कहता है, ठीक है. मॉरल रीजन एम्फसाइज, ठीक है, एम्फसाइज दी वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल. और मॉरल रीजन ये कहता है कि ये नैतिकता भरा हुआ एक कदम होगा कि अगर आप पावर शेयर करें, क्योंकि डेमोक्रेसी की आत्मा ही किस चीज में है, पावर शेयरिंग में है. ये कहानी थी सिंपल सी जो हमने आपको समझानी थी.